नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के दौरे पर टीएमसी सरकार पर गरजे अमित शाह। कहा, टीएमसी ने बनाया बंगाल को अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़। ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। 2026 के चुनाव को सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का बताया सवाल। आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत होता भारत का ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया दौरे पर बैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन के सदस्यों के पाकिस्तान के आर्थिक हालात और दोहरे चरित्र पर उठाया सवाल। स्पेन, ब्रिटेन, ब्राजील पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी मिल रहा व्यापक समर्थन। कल से शुरू होने वाले 81वें IATA सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में करेंगे शिरकत। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEO और नीति निर्माता होंगे शामिल। सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क पर होगी चर्चा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर। GDP के बाद GST कलेक्शन में भी उछाल दर्ज। मई में ग्रॉस GST कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए के पार। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। NDRF, SDRF के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। गृह मंत्री ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली हालात की जानकारी। कहा, मदद के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह खड़ी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो विडंबना की तस्वीर प्रस्तुत करता है। संस्कृति और साहित्य में अत्यंत समृद्ध, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में खूनी हिंसा के लिए प्रसिद्ध। ममता सरकार के राज में हिंसा के साथ साथ तुष्टीकरण, कुप्रशासन, विकास की कमी, भ्रष्टाचार, घुसपैठ जैसे मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी पर हमलावर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 का चुनाव सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष संगठनात्मक बैठक में संबोधन के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की महान भूमि को टीएमसी सरकार ने विस्फोट और हिंदुओं के साथ अनैतिकता की भूमि में बदल कर रख दिया है। माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। गृह मंत्री ने चुनावी हिंसा को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पूरी तरह राज्य प्रायोजित थी। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि BSF को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि BSF आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर BSF आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर ममता और उनकी सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि जब भारतीय सेना ने हमले का बदला लिया तो ममता और उनके नेताओं ने फर्जी टिप्पणियां कर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया।
और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। बंगाल दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लोगों से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से आजादी के लिए 2026 में भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़। जय जय श्री राम। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फोरेंसिक विज्ञान महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फोरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फोरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून के साथ देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की उभरती ताकत को रेखांकित करते हुए नई दिल्ली में 81वां IATA सम्मेलन शुरू हो रहा है। 1 से 3 जून 2025 तक चलने वाले इस आयोजन की मेजबानी इंडिगो कर रहा है, जो 1983 के बाद भारत में पहली बार हो रहा है। 1700 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, CEO और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। वैश्विक विमानन क्षेत्र में उभरते कौशल की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पर हैं। इसे और ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने को लेकर दुनिया के प्रमुख हवाई उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में हिस्सा लेंगे, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी इंडिगो कर रहा है। 1 से 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से 1700 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें CEO, नीति निर्माता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। It gives a good foundation
a base on which India to build further and carry on from having been the fourth largest to now becoming the third largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य वक्ता होंगे, जो वैश्विक विमानन मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वार्षिक आम सभा के बाद आयोजित होने वाला विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन क्षेत्र के भविष्य पर केंद्रित रहेगा, जहां सतत विकास, नवाचार और वैश्विक संपर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Reference to India, it is now the third largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। यह लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और $5.6 बिलियन की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। पर्यटन और अप्रत्यक्ष प्रभावों को मिलाकर ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.6 बिलियन का योगदान बन जाता है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी है नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की नीतियों को उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों विभिन्न देशों के दौरे पर है। दौरे के दौरान एक रणनीतिक प्रयास के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, UK, मलेशिया और स्पेन में है। और जानकारी इस रिपोर्ट में। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन में जुटे भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों के दौरे पर है, जहां वो विभिन्न नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश मजबूती से रख रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। दल के सदस्य AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आतंकवाद के प्रमुख प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद पाकिस्तान के आतंक को पनाह देने के रवैये पर सवाल उठाया। You will be surprised कि 80% जो उनकी इकोनॉमी है, that is on loan only, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। Terrorism has emanated from our neighboring country and they have patronized them, they have trained terrorists. Punjab now is peaceful, but terrorism continues by Pakistan, because Pakistan is the epicenter of Takfirism. And there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. इसी कड़ी में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में लंदन में उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आतंकवाद के खिलाफ स्वर मुखर किया। प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। दल के प्रमुख संजय कुमार झा ने कहा कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में मजबूती के साथ बेनकाब कर रहा है। The other part, Indian government had decided that we will go across the world. We will send a delegation. The message should go the entire country is one. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country in this, you are seeing us here.
वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का छठा ग्रुप मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने मैड्रिड में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। वहीं कोलंबिया में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का समूह 5 ब्राजील के ब्रसालिया पहुंचा। भारत के ये सभी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीपी नेता शरद गुट के नेतृत्व में इथियोपिया पहुंचे सर्वदलीय दल में शामिल भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, इथियोपिया में सभी इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे सुधरना पड़ेगा। हर मिलने वाला प्रतिनिधि ये मानता है कि भारत के पास आत्मसुरक्षा का अधिकार है और पहलगाम में जिस प्रकार से हत्याएं की गईं, वो दुनिया को स्वीकार नहीं है। वरिष्ठ मंत्रिमंडल के सदस्य से मिले हों, पार्लियामेंट के सदस्यों से मिले हों और या फिर लोकसभा के इनके असेंबली के अध्यक्ष से मिले हों, इनके मंत्रियों से मिले हों, सब इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे सुधरना पड़ेगा। और खासियत ये दिखी कि मोटे तौर से हर मिलने वाला प्रतिनिधि ये मानता है कि भारत के पास वो अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है और जिस प्रकार से आतंकवाद और खास करके इनोसेंट लोगों को की हत्या की गई पहलगाम में, ये पूरी दुनिया को स्वीकार नहीं है। अफ्रीकन देशों में जो इनका समझौता है उसमें आतंकवाद के खिलाफ ये दुनिया का सबसे पहला समूह है जिसने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाई है और वो पूरी तौर से भारत के साथ इस अभियान में चलने के लिए साथ है। पाकिस्तान को बेनकाब करने गई एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आतंक के मुद्दे पर भारतीय पक्ष से इथियोपिया सरकार को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बातचीत के लिए आज पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था। ये इथियोपिया का सबसे जाना माना थिंक टैंक है। चर्चा के दौरान सबने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर आम सहमति किस तरह से तैयार की जाए। आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल स्तर के ऊपर, एक विश्व स्तर के ऊपर आम सहमति किस तरह से तैयार की जाए, उसमें जो भारतीय थिंक टैंक्स हैं और अफ्रीका के जो थिंक टैंक्स हैं, इथियोपिया के थिंक टैंक्स हैं, वो कैसे आपस में समन्वय बनाकर इसके ऊपर विचार विमर्श करके, इसके ऊपर रिसर्च करके इसको किस तरह से निर्णायक अंजाम दिया जाए, इसके ऊपर आज बातचीत। उत्तर प्रदेश के आगरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती एक तारीख नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हम सबके लिए जीवन दर्शन है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भाजपा सांसद अरुण गोविल के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है तो किसान जीवनदाता भी है। अगर वो पैदा ना करे तो लोग खाएं क्या। और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री इसीलिए होता है। मैं जब कृषि मंत्री के रूप में अपने आप को देखता हूं
तो मुझे दिनों रात चैन ही नहीं पड़ता, और अच्छा कैसे करें और बेहतर कैसे करें। किसान मेरे रोम रोम में रमा है और खेती मेरी हर सांस में बसी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत विकसित खेती और समृद्ध किसान के बिना नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता और बिना समृद्ध किसानों के नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। योजनाएं कई है उत्तर प्रदेश सरकार की भी, जैसा कि शाही जी बता रहे थे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, ठीक दाम देना, कृषि का विविधीकरण। काम कई तरफ चल रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद भाषणों को लेकर आयोजित सेमिनार परिसर में लगी प्रदर्शनी को के दूसरे दिन लगभग 15,000 लोगों ने देखा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सेमिनार के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी पर जोर देते हुए आर्थिक मूल्यों के पुनर्निर्माण करने की बात कही और आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत दुनिया का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वदेशी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले हम 92% मोबाइल्स इंपोर्ट करते थे। आज हम 97% मोबाइल्स भारत बना रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु भाजपा की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने भारत की विस्तृत संस्कृति और सभ्यता के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। Just a civilizational marker, the Kashi temple alone, Vishwanath temple, just a civilizational marker, where all of our heart beats for Kashi. It doesn't matter in which part of Bharat we live. If we take only that Kashi as an example, 1194, Qutbuddin Aibak came and destroyed the temple. King Vishwarupa from Bengal Sena dynasty, he comes to Kashi. In 1212, he puts a victory pillar. He says this is victory pillar which will stand in Benaras because this land, it belongs to the God, Lord Shiva, who is here. उम्मीद से बेहतर जीडीपी डेटा आने के बाद अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर आई है। मई में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। जीएसटी कलेक्शन में यह उछाल अप्रैल में रिकॉर्ड हायर कलेक्शन के बाद आया, जब रेवेन्यू ने 2.37 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई लेवल को छू लिया था। मई में घरेलू लेन देन से ग्रॉस रेवेन्यू 13.7% बढ़कर लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात से जीएसटी राजस्व 25.2% बढ़कर 51,266 करोड़ रुपए का रहा। मई में ग्रॉस सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू 35,434 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी रेवेन्यू 43,902 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए का रहा। सेस से राजस्व 12,879 करोड़ रुपए रहा। मई 2024 में ये संग्रह 1,72,739 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा नेट जीएसटी कलेक्शन लगभग 1.74 लाख करोड़ का रहा, जो साल दर साल आधार पर 20.4% की वृद्धि दिखाता है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं और 383 मरीज ठीक हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में जिला बल और सीआरपीएफ 165 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 3 सक्रिय हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 नक्सलियों पर 8-8 लाख और एक पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। मानवता के खिलाफ कथित अपराध से जुड़े आरोपों में ये वारंट जारी किया गया है। न्यायमूर्ति गुलाम माठरूजा की अध्यक्षता वाली आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने हसीना, असदुज्जमा और पूर्व पुलिस जनरल आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करने के बाद यह आदेश पारित किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार आईसीटी ने मामले में मामून को गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।